मैं लखवीर सिंह, लॉ ऑफिसर, डीआरएम ऑफिस, नॉर्दर्न रेलवे, लखनऊ में कार्यरत हूँ। आज हम लीगल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड ब्रीफिंग सिस्टम अर्थात लिम्स के बारे में चर्चा करेंगे। लिम्स वेब पोर्टल की डिजाइनिंग डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस द्वारा की गई है। इसका जो मेन उद्देश्य है वो विभिन्न गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स और मिनिस्ट्रीज़ द्वारा जो वेरियस टाइप्स के कोर्ट केसेस विभिन्न कोर्टों में लड़े जाते हैं, उनकी मॉनिटरिंग करने के लिए ये सिस्टम तैयार किया गया है। इसके लिए जब हम गूगल के क्रोम वेबसाइट पे या गूगल पे एंट्री करते हैं तो हमें इसमें lims.gov.in limbs.gov.in टाइप करना होता है। टाइप करने के बाद जब हम इसमें आगे एंट्री करते हैं तो हमें एक होम पेज दिखाई देता है, डैशबोर्ड दिखाई देता है। इसके ऊपर विभिन्न आइकन बने होते हैं। इसमें मेन जब हम यूज़र नेम और पासवर्ड आपसे ये मांगता है साइन इन करने के लिए, जो कि यूज़र नेम और पासवर्ड आपको हेडक्वार्टर लेवल पर डीजीएम लॉ ऑफिस, डिप्टी जनरल मैनेजर लॉ ऑफिस द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। जब आप इसमें यूज़र नेम और पासवर्ड एंट्री करके कैप्चर इसमें डालते हैं और साइन इन करते हैं तो आपको एक होम पेज दिखाई देता है। उसमें आपको इसमें विभिन्न आइकन्स दिखाई देंगे, जिसमें डैशबोर्ड, माई कोर्ट केसेस, अपडेशन, MIS रिपोर्ट्स, केस विद CNR, ऐड प्रोग्रेस, ऐड एडवोकेट, ट्रांसफ़र ऑफ केसेस, इस टाइप से बहुत सारे इसमें आइकन्स दिखाई देंगे। अब इसमें सबसे पहले कोर्ट केस अगर कोई हो गया है किसी भी एम्प्लॉय द्वारा या किसी कॉन्ट्रैक्टर द्वारा या किसी और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, तो उसमें हम सबसे पहले केस की न्यू एंट्री करते हैं। न्यू एंट्री में जाने के लिए हमें सबसे पहले माई कोर्ट केसेस में एंट्री करनी होती है। माई कोर्ट केसेस में जब हम एंट्री करते हैं तो इसमें बहुत सारे आइकन आते हैं। जैसे सबसे पहला आता है न्यू एंट्री, दूसरा आता है एंटर प्रोसीडिंग्स, उसके बाद आता है कंप्लायंस एंट्री, उसके बाद आता है एडवाइसेस फॉर केसेस, फिर कॉज लिस्ट, केस रिवोक, एक्सेप्शन केसेस। तो न्यू एंट्री में जब हम जाते हैं, क्योंकि नया केस आया है तो हमें न्यू एंट्री करनी है। न्यू एंट्री में जाएंगे तो हमारे को केस की डिटेल्स उसमें फीड करनी होती हैं। केस की डिटेल्स फीड करने के लिए सबसे पहले आपको जो कॉलम मिलता है उसमें लिखा होता है सिलेक्ट कोर्ट। सिलेक्ट कोर्ट में अगर आप कोई कोर्ट सिलेक्ट कर लेते हैं, सपोज़ कीजिए कि आपका कोई केस ट्राइब्यूनल का है तो आपने ट्राइब्यूनल सेलेक्ट किया। ट्राइब्यूनल सेलेक्ट करने के बाद आपके पास नेक्स्ट उसमें जाते हैं तो सिलेक्ट आता है कि कौन सी ट्राइब्यूनल है वो। तो आपने मान लीजिए सिलेक्ट कर दिया कि ये कैट है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल है, तो आपने कैट पे क्लिक कर दिया। अब ये कैट भी कहाँ की कैट है, तो वो आपने कैट कहाँ की है वो कैट क्लिक करना है। सपोज़ करिए कि कैट वो लखनऊ की है, तो हमने इसमें लखनऊ क्लिक कर देंगे। लखनऊ क्लिक करने के बाद फिर वो आपसे CNR नंबर मांगता है। तो कैट में जनरली CNR नंबर नहीं होता है, ये CNR नंबर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में होता है। तो इसको हम CNR नंबर यहाँ पे ना लिखकर हम नेक्स्ट कॉलम में आ जाते हैं, क्योंकि ये कॉलम कंपलसरी नहीं है। केस नंबर आता है। केस नंबर में हम जो हमारा कोर्ट केस का नंबर होता है, जो कि हमारे को कैट द्वारा अलॉट किया जाता है, वो हम इसमें डाल देते हैं। जैसे कि सपोज़ कीजिए अभी सन 2020 चल रहा है, तो केस नंबर है क्या 170/2000। तो हम केस नंबर डाल देंगे इसमें। तो केस नंबर डालने के बाद उसमें हम आगे केस की डेट डालेंगे कि ये केस किस डेट को फाइल हुआ है। तो वो केस की डेट डालने के बाद नेक्स्ट रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाता है। तो हमने केस का
कब रजिस्टर्ड हुआ है कोर्ट में वो रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देते हैं, रजिस्ट्रेशन की डेट डाल देते हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर और ईयर, रजिस्ट्रेशन डेट। उसके बाद केस की कैटेगरी की केस किस टाइप का कैटेगरी का है, सिविल नेचर का है, क्रिमिनल नेचर का है या किस नेचर का है, तो हम सर्विस मैटर होता है तो सर्विस मैटर डाल देते हैं। सर्विस मैटर डालने के बाद सब कैटेगरी में क्या है, इसका किसी अलाउंसेस से संबंधित है, पेंशन से संबंधित है या डेथ बेनिफिट से संबंधित है या कोई इसकी मेजर या माइनर पेनल्टी संबंधित है या मेडिकल रीइंबर्समेंट से संबंधित है। तो इसमें डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, तो आप वो डाल सकते हैं केस की आप प्रेयर पढ़ने के बाद। उसके बाद आपके पास फाइनेंशियली इम्प्लीकेशंस का एक कॉलम होता है। फाइनेंशियली इम्प्लीकेशंस का मतलब ये है कि उस केस में हमारे फाइनेंशियली कितने इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं। तो उसमें जनरली हम जो भी आपको उचित लगे उसको केस में वो आप डाल सकते हैं। जैसे कि हमने इसमें कई बार ये होता है कि किसी केस में नो फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन होता है, हम नो फाइनेंशियली इम्प्लीकेशन डाल देंगे। अदरवाइज़ हम के लेस देन 1 लाख है तो लेस देन 1 लाख डाल देंगे, जो भी केस के हिसाब से सूटेबल होगा। डायरी नंबर आता है नेक्स्ट। डायरी नंबर में हम केस की डायरी नंबर, जो कि हमारे को केस का जो ओरिजिनल नंबर होता है उसमें ओरिजिनल नंबर अलॉट करने से पहले केस की डायरी होती है कैट के केसेस में, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल के केसेस के लिए, तो वो हम डायरी नंबर इसमें डाल सकते हैं। फिर केस की पार्टी ने किया है या रेस्पोंडेंट ने किया है तो वो हमें एक सिलेक्ट करना होता है। तो जनरली कैट में एम्प्लॉयज़ द्वारा केस किए जाते हैं। जब कोई एम्प्लॉयज़ की कोई ग्रीवेंस सॉल्व नहीं हो पाती डिपार्टमेंट के स्तर पर, तो उसको वो सॉर्ट आउट कराने के लिए कैट का सहारा लेते हैं। कैट में वो अपनी ओए को दाखिल करते हैं। उसके बाद पिटिशनर का नाम आता है। पिटिशनर का क्या नाम है, पिटिशनर का एडवोकेट का नाम क्या है, रेस्पोंडेंट का नाम क्या है। रेस्पोंडेंट में बहुत सारे रेस्पोंडेंट हो सकते हैं, जैसे कि सेक्रेटरी रेलवे बोर्ड, चेयरमैन रेलवे बोर्ड, जीएम नॉर्दर्न रेलवे बड़ौदा हाउस नई दिल्ली। उसके बाद मंडल स्तर पर डीआरएम के बाद सीनियर डीपीओ हो सकते हैं। सीनियर डीपीओ के बाद कोई पर्टिकुलर और दूसरा सेक्शन भी हो सकता है, जैसे मैकेनिकल है, ऑपरेटिंग है या कोई और सेक्शन है, तो वो हम इसमें रेस्पोंडेंट्स डाल देते हैं। या फिर इन सब की बजाय हम यूनियन ऑफ इंडिया डाल देते हैं। लेकिन हेडक्वार्टर की गाइडलाइन है कि अगर किसी केस में चेयरमैन रेलवे बोर्ड या सेक्रेटरी रेलवे बोर्ड पार्टी है तो हमें उसका रेस्पोंडेंट का नाम डालना है, चेयरमैन रेलवे बोर्ड या सेक्रेटरी रेलवे बोर्ड। उसके बाद एडवोकेट, रेस्पोंडेंट एडवोकेट रेलवे ने जो उस केस में एडवोकेट नॉमिनेट कर दिया है उसको हम नाम डाल देते हैं। उसके बाद ये हम इसको ऐड कर देते हैं और इसको सेव कर देते हैं। ऐसा करने के बाद आपका ये न्यू केस रजिस्टर्ड हो जाता है। न्यू केस रजिस्ट्रेशन के बाद आपका मेन जो काम होता है उस केस की या उससे आपने पहले जो केस फीड कर रखे हैं उनकी प्रोग्रेस समय समय पे आपने डालनी है। केस को आपने लगातार फीड करना है, जैसे जैसे केस की कोर्ट में डेटें लगती हैं। तो इसमें हम जनरली माई कोर्ट केसेस में जाने के बाद कंप्लाइंस एंट्री में जाते हैं। कंप्लाइंस एंट्री में जाने के बाद आपको अपडेट स्टेटस में जाना है, यानी कि आप किसी केस का स्टेटस अपडेट कर रहे हैं। तो स्टेटस अपडेट में आप जाएंगे तो आपके पास 2 के कॉलम आते हैं, स्टेटस टाइप और स्टेटस डेट। तो आप स्टेटस टाइप में जब दोबारा क्लिक करते हैं तो आपके पास फिर 2 कॉलम आते हैं, एक लिटिगेशन, एक पोस्ट लिटिगेशन। लिटिगेशन मतलब कि केस चल रहा है, पोस्ट लिटिगेशन मतलब कि केस ख़त्म हो गया है, लिटिगेशन ख़त्म हो चुका है। तो जनरली अगर मान लीजिए कि केस चल रहा है तो हम लिटिगेशन में जाते हैं। लिटिगेशन में जाने के बाद फिर आपके पास एक नया केस आगे आइकन आ जाता है, स्टेटस हेडर। स्टेटस हेडर में जब आप क्लिक करते हैं तो इसमें बहुत सारे केस का वो आता है, ये टाइटल कि ये केस किस स्टेज पे है, कंटेम्प्ट की स्टेज पे है, ऑनगोइंग केसेस है, अदर्स है, या डिसाइडेड प्रोनाउंस हो चुका है, कंटेम्प्ट पिटिशन है, या क्या है रिव्यू पिटिशन है, एटसेट्रा। जो भी होता है इसमें हम डाल देते हैं। सपोज़ कीजिए कि ये कोई केस ऑनगोइंग केस है तो हमने ऑनगोइंग डाल दिया। ऑनगोइंग डालने के बाद फिर नेक्स्ट आता है केस की स्टेटस डिटेल्स। स्टेटस डिटेल को जब हम क्लिक करते हैं
तो इसमें फिर 4 कॉलम आ जाते हैं, इनिशियली रिप्लाई WS नोटिफाइड, सेकंड इनिशियली रिप्लाई WS फाइल्ड, और थर्ड आ जाता है हीरिंग, और नेक्स्ट आ जाता है ड्यू कोर्स। इसमें जब हम इनिशियली रिप्लाई फाइल है तो फाइल कर देंगे, इनिशियली रिप्लाई नोट फाइल्ड है तो नोट फाइल कर देंगे, अगर केस हीरिंग की स्टेज पे तो हीरिंग कर देंगे, और अगर केस ड्यू कोर्स में लिस्टेड होगा कोर्ट में तो हम ड्यू कोर्स को सिलेक्ट कर देंगे। उसके बाद स्टेटस डेट आती है, तो स्टेटस डेट में हमें नेक्स्ट डेट या एस्टीमेट डेट 2 कॉलम आते हैं। नेक्स्ट डेट हमें डालनी है, पता चल जाती है कोर्ट की, एडवोकेट हमें बता देते हैं या फिर हमारे को कोर्ट की वेबसाइट से मिल जाती है, तो हम नेक्स्ट डेट डाल देते हैं। अगर हमारे पास नेक्स्ट डेट अवेलेबल नहीं होती, जैसे कि आजकल लॉकडाउन के दौरान बहुत सारी जगह पे नेक्स्ट डेटें नहीं लग रही हैं, तो इसमें एक और ऑप्शन है एस्टीमेट डेट का। एस्टीमेट डेट हमें अंदाज़ा लग जाता है कि किसी केस की हीरिंग अगले 1 महीने में, 1.5 महीने में या 2 महीने में होएगी, तो हम एक एस्टीमेट डेट डाल देते हैं। एस्टीमेट डेट डालने के बाद हम उसको एक फिर आ जाता है डेट डालने का सिलेक्शन कॉलम, तो हमने उसमें एक एस्टीमेट डेट या जो भी डेट है वो डेट सेलेक्ट करने के बाद वो डाल देते हैं और सेव कर देते हैं, तो वो हमारा स्टेटस अपडेट हो जाता है। तो वो हमारा एक पर्टिकुलर केस अपडेट हो गया। अपडेट होने के बाद वो ऐसे ही हमारे जितने भी केस होंगे वो हम अपडेट करते रहते हैं। उसके बाद इसके अंदर एक दूसरा कॉलम आता है कंप्लायंस एंट्री के अंदर ही, पोस्ट लिटिगेशन वाला। पोस्ट लिटिगेशन का मतलब ये है, जब आप स्टेटस टाइप में जाते हैं तो पोस्ट लिटिगेशन करते हैं। सबसे पहले तो आप लिटिगेशन में ही जाएंगे, लिटिगेशन में जाने के बाद आपको केस, अगर आपका वो केस डिसाइड हो गया है तो डिसाइड होने के बाद आप उस केस में दिखाएंगे कि डिसाइडेड एंड प्रोनाउंस, कि डिसाइड हो चुका है और प्रोनाउंस हो चुका है। जैसे ही हम वो डिसाइड और प्रोनाउंस दिखाते हैं तो वो हमारे से पूछता है कि केस जो आपने जीता है वॉन विद डायरेक्शन हुआ है या लॉस्ट विद डायरेक्शन हुआ है, या ई कोर्ट है, या डिसमिस है, या डिसाइडेड वॉन है, या डिसाइडेड लॉस्ट है। तो इसमें जो भी होता है वो आप डिसाइड, जैसे हुआ है डिसाइड, मान लीजिए डिसाइड विद डायरेक्शन है तो डिसाइड विद डायरेक्शन, वॉन विद डायरेक्शन दिखा देंगे, या लॉस्ट विद डायरेक्शन दिखा देंगे, या डिसाइडेड वॉन दिखा देंगे। तो जनरली जो डायरेक्शन दी जाती हैं तो उसके हिसाब से इस केस में हम एंट्री करते हैं। अगर मान लीजिए आपके फेवर में डिसाइड हो गया तो आपने इसमें डिसाइडेड वॉन दिखा दिया। डिसाइडेड वॉन दिखाने के बाद इसमें जजमेंट की डेट या ऑर्डर की डेट वो हम डाल देते हैं। जजमेंट और ऑर्डर की डेट डालने के बाद उसको सेव कर देते हैं, तो वो सेव हो जाता है। उसके बाद जब हम उसमें पोस्ट लिटिगेशन में ही दोबारा जाते हैं, तो पोस्ट लिटिगेशन में जाने के बाद हम उसमें ये दिखाते हैं कि ये केस अब डिस्पोज ऑफ हो चुका है। डिस्पोज ऑफ होने के बाद इस केस को हम अपनी मेन लिस्ट से हटाना चाहते हैं, यानी कि उसको रिकॉर्ड में भेजना चाहते हैं, आर्काइव में भेजना चाहते हैं। तो इसमें पोस्ट लिटिगेशन में जाने के बाद स्टेटस हेडर में डिस्पोज ऑफ लिख के और स्टेटस डिटेल में क्लोज्ड फॉर आर्काइव सिलेक्ट कर लेते हैं, उसको सेव कर देते हैं, तो वो हमारी लिस्ट से केस रिड्यूस हो जाता है। एक केस हमारा जो हमने क्लोज फॉर आर्काइव किया है वो कम हो जाता है। तो ये तो हो गई केस की एंट्री की बात और केस की अपडेशन की बात, मतलब रेगुलर उसको अपडेट कर रहे हैं। और केस अगर कोई डिसाइड हो गया है, डिसाइड होने के बाद उसको कैसे आर्काइव में पहले डिसाइड दिखाना है, डिसाइड दिखाने के बाद उसको आर्काइव में भेजना है। इसके बाद अपडेशन का कॉलम आते हैं, इसमें केस लिस्ट आती है, अपडेट केस विद CNR आता है और अपडेट प्रोसीडिंग होती है। अपडेट केस विद CNR का जो प्रोसीजर है वो हमारे अभी सिर्फ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में लागू हुआ है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में क्या होता है कि जो एक कोई भी केस फाइल होता है उसको कोर्ट एक CNR नंबर अलॉट कर देती है और उस CNR नंबर से सर्च करके हम उस केस की प्रोग्रेस उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की वेबसाइट से हम चेज कर सकते हैं, रेगुलरली मॉनिटर कर सकते हैं। इसके बाद अगला कॉलम आता है MIS रिपोर्ट्स का। MIS रिपोर्ट्स में काफ़ी डिटेल में है ये,
डिटेल में देखने के बाद हमें ये देखते हैं, इसमें जब MIS रिपोर्ट्स के ऊपर आप क्लिक करते हैं तो स्टेटस वाइज समरी आती है। तो स्टेटस वाइज समरी में हम देख सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर केस में किसी पर्टिकुलर यूज़र आईडी के ऊपर कितने केस एंट्री हैं और किसी पर्टिकुलर डिवीज़न में कितने केस किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के पेंडिंग हैं और वो किस स्टेज पे हैं, उनमें कौन कौन सी नेक्स्ट डेट लगी हुई है, उसमें कौन कौन से एडवोकेट नॉमिनेटेड हैं, वो सब चीज़ें इसमें आप देख सकते हैं। तो ये सब इसमें लिम्स में बहुत आसानी से एक जगह से अगर केस की फीडिंग होती है तो ऑल ओवर इंडियन रेलवे कोई भी इसको देख सकता है। अगर हम नॉर्दर्न रेलवे की ही बात करें तो हमारे को ये पता चल जाता है कि कोई केस हमने यहाँ पे फीड किया हुआ है तो वो केस सिमिलर केस कहीं दूसरी जगह भी कहीं फीड किया हुआ है। कई बार पार्टी ऐसा होता है कि किसी केस में एक से ज़्यादा रेस्पोंडेंट होते हैं, जैसे कि DRM लखनऊ भी पार्टी है, DRM दिल्ली भी पार्टी है और DRM मुरादाबाद भी पार्टी है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम तीनों जगह केस फीड कर रहे हैं। तीनों जगह फीड करने का मतलब ये है कि हमारे पास केस की नंबर ज़्यादा हो जाएंगे। हमारे केस अगर हर आदमी हर डिवीज़न या हर ऑफिस केस को फीड करने लग जाएगा तो हमारे पास लिटिगेशन की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो उस चीज़ को मॉनिटर करने के लिए हमें ये देखना है कि मेन केस किस डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, इस केस को कौन सा पर्टिकुलर डिपार्टमेंट कंटेस्ट करेगा। तो जो डिपार्टमेंट उसको कंटेस्ट करेगा केस की फीडिंग उसी डिपार्टमेंट द्वारा की जानी चाहिए। इससे क्या होगा कि एक तो आपके केस एक्चुअल केस रहेंगे। एक्चुअल केस का मतलब कि जितना लिटिगेशन है वो उतना ही रहेगा, डबल नंबरिंग नहीं होएगी केस में, अननेसेसरी एक्सेस केस नहीं होंगे। इसमें हमारे कई बार प्रॉब्लम ये भी आती है कि कोई एक डिपार्टमेंट किसी एक एडवोकेट को नॉमिनेट कर देता है, दूसरा डिपार्टमेंट किसी दूसरे एडवोकेट को नॉमिनेट कर देता है, बाद में दोनों एडवोकेट की फ़ीस का डिस्प्यूट पैदा होता है। एक ही कोर्ट में दो एडवोकेट डिपार्टमेंट की तरफ से अपीयर करते हैं तो ये डिपार्टमेंट के लिए भी अच्छी स्थिति नहीं रहती। कोर्ट के सामने काफ़ी गलत इमेज हमारी पड़ती है कि आपके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं था तो आपने एक ही केस में दो या दो से अधिक एडवोकेट नॉमिनेट कर दिए हैं। तो इस चीज़ को आपने देखना है कि कोर्ट केस में एंट्री करते समय आपको पहले चेक कर लेना है कि अगर उसमें एक से ज़्यादा रेस्पोंडेंट है तो किसी दूसरे रेस्पोंडेंट ने उस केस को फीड तो नहीं कर दिया है। अगर फीड कर दिया है तो आप वहाँ से लाइजन करके उस केस को देखें कि अगर आपसे पर्टेन करता है मेनली तो आप उसे फीड करेंगे। अगर उनसे पर्टेन करता है, उन्होंने फीड कर लिया और वो रेगुलरली उस केस को उन्होंने केस को कंटेस्ट करना शुरू कर दिया तो उसमें आपको फीड करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ आप उसको अपने लेवल पे मॉनिटर करते रहें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो ये हमने आज लीगल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड ब्रीफिंग सिस्टम लिम्स के बारे में चर्चा करी। तो इसके ऊपर जितना आप लोग काम करेंगे उतना आपको अनुभव होगा और मेरी आप सबसे अनुरोध है कि जिनकी आईडी बनी है तो वो अपना केस रेगुलर अपडेट करते रहें और अपने केसों को रेगुलरली अगर केस डिसाइड हो गए हैं तो उनको आर्काइव में भेजें। इससे हमारे लिम्स की फ़िगर और MCDO की फ़िगर जो हम हेडक्वार्टर में भेजते हैं आजकल तो वो सेम रहती है, तो उससे हमारी कोई पोजीशन में अंतर नहीं आता है, डिफरेंस नहीं आता। थैंक यू वेरी मच।